बीवी और शौहर एक दूसरे का लिबास है, ये भी हर घर में ही तकरीबन कोई ना कोई किसी ना किसी को कह देता है। और बच्चे जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन ये तब तक है जब तक माँ, बीवी, बेटी या बच्ची अपना हक ना मांग ले। उसके बाद उसकी जो हैसियत है वो फिर लालच डिटरमिन करती है। तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉपर्टी या अमलाक या जो पैसा है उसके हिस्से बखरे करने में, उसका हक गस्ब करने में। घर से निकाल दिया जाता है। शौहर मर गया है तो ये कहा जाता है कि भाई से शादी कर लो ताकि बंटवारा ना हो, यकमुश्त रकम लेके जान छोड़ दो, वरना फिर अदालतों में धक्के खाओ। और अदालतों का तो आपको पता है कि एक नस्ल में फ़ैसला हो जाए तो हम उसे ही बड़ा मुआज़ा समझते हैं। बहुत आसान है रास्ता अगर देखा जाए शरीयत में भी कि बंटवारा कैसे होगा। जो एंग्लो सैक्सन लॉ है उसमें भी पूरी की पूरी जो है एक ज़ख़ीम किस्म की तरकीब दी गई है, रास्ता दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद लालच सारे कानून और सारे शरीयत को एक तरफ रख के अपना रास्ता बनाने की कोशिश करती है। क्या इससे बचने का कोई तरीक़ा है? क्या इस दुख को कम किया जा सकता है या इस एनॉमली को दुरुस्त किया जा सकता है? यही सवाल है जो आज हमें दरपेश है और ये हमारी दुखती रग है। हम इस पे अक्सर बात नहीं करते, लेकिन आज हम ये दुखती रग ज़रूर छेड़ेंगे, इसलिए कि हमारे साथ लीगल एड सोसाइटी से वाबस्ता एक वकील हैं, नौजवान वकील बसाम अली डायरी। डायरी साहब जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये इतना मुश्किल क्यों है जो बज़ाहिर बहुत आसान है? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में बयान कर दी कि एक लड़की की मुश्किलात तब स्टार्ट होती हैं जब वो अपना हक मांगती है। अच्छा, ये बज़ाहिर वैसे ऑन पेपर आसान लगता है, प्रैक्टिस में मुश्किल क्यों है? इसकी एक बेसिक वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो लॉ है और जो लॉ एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है, हाँ, या जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। किसी भी आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उसमें और हमारे लीगल सिस्टम में लेजिस्लेशन में फ़र्क नहीं है। लेजिस्लेशंस हो सकता है सिंध प्रोविंस की ज़्यादा प्रोग्रेसिव कुछ लेजिस्लेशंस भी हैं। हमने रेप की डेफिनेशन में ऐसी कई सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो अभी बरतानिया के कानून में भी नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में और लॉ में हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंस है और वो बढ़ता जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ें आपस में मिलेंगी और आपस में सिमिलैरिटीज़ लॉ में और प्रैक्टिस में जब तक नहीं आती, तब तक ये सारे मसाइल और हमारे सामने अच्छा, दो तरह की रास्ते बताए जाते हैं जी। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, और ये ना करने वाली बात है मेरे नज़दीक। दूसरा ये है कि जो कानून का डंडा है वो रूथलेसली इस्तेमाल किया जाए ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये हों। अगर आधा हम ये ले लेंगे और आधा वो ले लेंगे तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। हमारी सोसाइटी में यही हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन लॉ को सही तरह इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस प्रैक्टिस में लाने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम बात करें कि लॉ को इम्प्लीमेंट को, थोड़ा सा ये भी हमें तफसील दे दें कि लॉ इस वक्त है क्या, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें रहती है कि कौन सी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। लोगों को गुमराह भी किया जाता है, बिलखसूस वो ख़वातीन जो अपना हक मांगती हैं जी। तो थोड़ा सा अगर आप कानूनी हवाले से भी गुमराह किया जाता है, दीनी हवाले से भी किया जाता है। थोड़ा सा अगर ये भी वजाहत कर लें कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो जो शरई तौर पे जो बताया गया हम वो करेंगे, लेकिन हमारा जो सिविल लॉ है वो भी ज़ाहिर है कि उससे मुतसादिम और जो शरई तौर पे बताया जा रहा है वो दरअसल शरीयत भी नहीं है, वो पता नहीं कुछ और। पहले तो मैं एक ये मिथ क्लैरिफाई कर दूं कि लोग अक्सर आपको मिसगाइड करते हैं कि ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, लड़की खुला लेने जा रही है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई कानून जो है वो शरीयत के बरअक्स नहीं हो सकता। तो जो भी कानून अभी है मौजूद जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमें अज्यूम करना है कि वो शरीयत के मुताबिक है। पहली चीज़ तो ये, किसी ने भी डिबेट करनी है आप उनसे कहें कि पहले ये कानून जो है वो आप कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी इस ग्राउंड पे कि ये शरीयत के खिलाफ है।
इसी में आपको एक मैं मिसाल दे दूं कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, सिंध में कानून मौजूद है कि 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं हो सकती। इसको लोग शरीयत के खिलाफ कहते हैं। अब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जी, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी भी मौजूद है। लेकिन हमें अज्यूम करना है कि शरीयत के मुताबिक है, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तानी कोर्ट्स इसको स्ट्राइक डाउन करें, जो बाइख्तियार हैं। और इस केस में स्ट्राइक डाउन नहीं हुए तो नहीं हुई तो ये शरीयत के मुताबिक है। तो अब कानून क्या है? जी, अब कानून की हम बात करें तो कानून प्रॉपर्टी, अगर वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक जनरल कुछ लॉज हैं और कुछ स्पेसिफिक हमारे लॉज हैं। जब स्पेशल लेजिस्लेशन बनती है उसमें कुछ प्रोसीजर में चेंजेस आते हैं जो अगर हम जनरल प्रोसीजर को लेके चलेंगे वो बहुत लेंदी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी खातून से कोई अग्रीमेंट करूं किसी प्रॉपर्टी का, वो मुझसे लेने से अग्रीमेंट करे और मैं उस अग्रीमेंट से पीछे हट जाऊं, तो ये केस स्पेशल लॉ में नहीं जाएगा, ये जनरल सिविल प्रोसीजर के तहत चलेगा केस, और उसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। इसी तरीके से अगर कोई खातून मुतालबा करती है किसी अपने शौहर से डिवोर्स लेने के बाद मेंटेनेंस का, इद्दत पीरियड में शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस पर मंथ, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल लॉ मौजूद है और वो ज़्यादा तेज़ चलता है। स्पेशल लॉ में उसको 6 महीने या 1 साल तक हो सकता है वो चीज़ उसमें मिल जाए। तो जनरल और स्पेशल लॉज में पहले ये डिफरेंस है। अब हम अगर बात करते हैं इनहेरिटेंस और सक्सेशन की, तो उसमें भी एक वाज़ेह डिफरेंस तब आता है कि जब किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है, उसके पीछे वर्सा हैं। अब अगर वर्सा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है इस बात पे कि ये सारे लीगल एयर्स हैं, तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, दे ऑल फाइल अ केस ऑफ सक्सेशन। वो कोर्ट में जाके, या अभी तो नादरा में आप डायरेक्टली फाइल करते हैं। 2020 में ये आइन आ चुका है कि इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट, आपको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नादरा में गए, नादरा के पास आपका रिकॉर्ड होता है। आदमी बड़ी परेशान थी इसमें। बिल्कुल, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल, रोजी रोटी का सवाल, बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी इसमें ये कंट्रोवर्सी आ जाती है, लेकिन उसका भी अब हल है। उसका अब हल ये है कि बहुत सारे केसेस में नादरा रिजेक्ट कर देती है, फिर वो कोर्ट में ही फाइल होता है केस, लेकिन फिर भी ये केस तेज चलता है। अब मसला तब आता है जब वर्सा के दरमियान इख्तिलाफ आ जाए। जब वर्सा के दरमियान इख्तिलाफ आ गया, फिर आपको फाइल करना है सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक बेटा या कोई शख्स उठ के कहेगा कि नहीं भाई, ये वाली प्रॉपर्टीज तो मेरे वालिद ने मेरे नाम कर दी थी, मरने से पहले गिफ्ट डीड कर दी थी। कोई या तो बैक डेटेड लेटर होगा उसके पास, या वो कर सकते हैं ओरली भी मुझे गिफ्ट कर दी थी। कलामी यानी शाहिदीन थे जी, जाते हुए किया। हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें वालिद साहब डेथ बेड पर हैं किसी अस्पताल में और अंगूठा लगा रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, सब जानते हैं। तो अब इसके लिए चलेगा एविडेंस जी, यहाँ पे जरूरत आ गई तो अब जनरल लॉ आ गया, सिविल प्रोसीजर मंसूबा जी, ये आ गया 25 साल मंसूबा, ये आ गया 2 जनरेशंस की जिंदगी इसमें अब निकल जाएगी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप केस बहुत तगड़ा फाइल करें, उसके बाद बीच में कोई सेटलमेंट की गुंजाइश निकालें। अच्छा, अब ये भी तो अब तायरा सुल्ताना का केस जी बिल्कुल आप जानते होंगे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को नहीं पता, मैं ख्याल समरी जरा दे दें। समरी यह है कि तायरा सुल्ताना के हस्बैंड थे, ही पास्ड अवे इन 1970। उन्होंने 1970 में केस फाइल किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके वर्सा में इख्तिलाफ आ गया, तो तायरा सुल्ताना को केस फाइल करना पड़ा सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1970। वो केस चला, उसमें एक इब्तदाई डिक्री आ गई कि भाई ये कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है, वो उनके हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिन करे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, और फिर उनका ऑक्शन करे, ऑक्शन करके वर्सा में वो प्रॉपर्टीज़ दे दे। उस ऑक्शन प्रोसीडिंग्स, वो ऑर्डर चैलेंज हुआ। उसके बाद ये मामला चैलेंज होते होते, क्योंकि राइट ऑफ अपील तो सबके पास है, ठीक है, राइट, आप किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करना हर किसका राइट है, वो चलते चलते चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डायरेक्शन दी कि भाई ये जो इब्तिदाई डिक्री है, दिस इज अ फेयर डिक्री, 42 इयर्स लेटर, यस, एंड इसको इम्प्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस इब्तिदाई डिक्री को इम्प्लीमेंट करें, इसकी एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, जो फैसला आ गया कि सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, तयन हो गया कि ये प्रॉपर्टीज हैं, लिस्ट आ गई, अब इसको ऑक्शन करके सारे वर्सा को अपने पैसे दिए जाएं।
इस प्रोसेस को तब से लेकर आज तक ये पेंडिंग है। इसमें हाई कोर्ट में कुछ एप्लीकेशंस वो पेंडिंग हैं, ऑम्बड्स पर्सन के पास ताहिरा, मैं तो उनको अब आंटी कहता हूँ क्योंकि लीगल एड सोसाइटी नाउ कंसिडर्स हर एज अ फैमिली। हम उनका जब से केस देख रहे हैं 50 साल से तो 50 साल हो गए ना जी। और इंतजार में है वो, इंतजार में। अभी तो मैं 1973 में पैदा हुआ जनाब, तो इससे आप हिसाब अभी तो ताहिरा आंटी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हर इलनेस, ड्यू टू हर एज। ड्यू टू है। अच्छा, ऐसे हजारों केसेस हैं, ऐसे हजारों केसेस एक और जो हमारी अदालतों में। बिल्कुल एक केस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें जालिम भी मर जाता है, मजलूम भी मर जाता है, लू में मर जाते हैं, उनके बच्चे जनरेशन बाय जनरेशन। हमारे यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में भी ऐसे केसेस हैं जो 1947 तक आपको केसेस मिल जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के केसेस जी हैं, प्री पार्टीशन है। एक वो बड़ा मशहूर केस था ना जिसमें वो 103 सालों के बाद वो 1880-81 से चल रहा है। हाँ सदी से। हाँ, बड़ा क्लासिक था वो। उस वक्त तो मेरे ख्याल है कि कोई 3 लोग थे केस में, फिर अब वो 2-3 नस्लें पैदा हो गई हैं, तो कोई 108 लोग आए थे। वो देखिए हमारी अदालतें बहुत बिजी हैं। इस जैसे केस का क्या क्या? देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरा ख्याल रखते थे, ना ही पास रहे, मुझे भाई घर में आने नहीं देते। अब वालिद साहब के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओनरशिप की, बल्कि उनके पास अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक नहीं होता। ज़्यादातर अनएजुकेटेड होती हैं इस तरह की विक्टिम्स। तो उनमें अब हम लीगल एड सोसाइटी हमने ऐसे इस तरह के काफ़ी सारे केसेस लेते हैं। तो पहले इस केस में तो हमने उसकी डिटर्मिनेशन करवाई थी कि उसके वालिद क्या, जिस केस की अभी आप जिस केस की बात कर रहे थे, इस केस की प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी। और इसमें बेसिकली पता चला था कि इनके पहले फादर एंड लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, फादर एंड लॉ पास अवे, उसके बाद हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी थी, हस्बैंड पास अवे, एंड फिर पता चला कि इनकी टोटल 17 प्रॉपर्टीज़ हैं इनके हस्बैंड के नाम पे। इसमें केस में हमें सिविल सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमने डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके देयर इज़ अ प्रोविज़न कि हम म्यूटेशन की दरख्वास्त डालते हैं उन प्रॉपर्टीज़ में जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जिनका मुख्तियार पास के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद होता है, जैसे फॉर्म 7, फॉर्म 2 ये आपने सुने होंगे। उसमें फिर उनके लीगल एज की लिस्ट के मुताबिक जो भी उनके FRC के अंदर लीगल एज आते हैं उनके नाम पे वो म्यूटेट हो जाती। तो ये इनके केस में हमने हुआ। अब इसमें हर केस में तो हम तक वो नहीं आती, खवातीन नहीं आती। ये केस हल हो गया जी, ये केस हल हो गया, ये केस हल हो गया। अच्छा, एक और सवाल है, सॉरी, इसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड है। अक्सर सुनने में आता है कि अगर एक दफा सक्सेशन हो जाए, हाँ, और उसके बाद पता लगे, जैसे इन केसेस में है कि जी वहाँ प्रॉपर्टी थी, अल्लाह जानता है कहाँ है, और बाद में वो प्रॉपर्टी निकले, तो इसकी क्या गुंजाइश है? हो सकती है वो, आप जब सक्सेशन का केस दाखिल करते हैं तो आप उसके साथ स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज डालते हैं, उसको आप अमेंड करवा सकते हैं आफ्टर द सक्सेशन हैज बीन ग्रांटेड। ओके जी, आफ्टर द केस हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ आप फाइल कर सकते हैं। और ये अक्सर बुकला आपको बताते नहीं है। जी, बुकला तो कई सारी शायद चीजें इनको खुद भी नहीं पता होता। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये क्यूरियोसिटी है कि ये हमारे मुल्क में ओवरऑल जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं लेकिन हुकूक नहीं देते जी, कि ये हम सारे उसमें कभी मज़हब का सहारा लेते हैं, कभी कल्चर का लेते हैं। मैं भी एक देख रहा था, एक इंटरनेशनल सर्वे है जिसमें उन्होंने ये असेस करने की कोशिश की है कि जो ख़वातीन को विरासत के हुकूक देने में आपका मुकाम क्या है। तो 127 में से गैस कर लें पाकिस्तान का है लोएस्ट 121, Not bad. 121, ठीक है ना। मतलब हमसे 6 मुल्क और हैं जहाँ पे हमसे बदतर है। मतलब इसमें भी हम नंबर 1 नहीं हो इसमें भी सकते। नहीं। और इसमें जो सर्वे है इसमें ये बात भी सामने आई है कि हमारे यहाँ रीजनली भी मुल्क के अंदर ये अलग अलग है। ये इशू मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान जो है वो सबसे बदतरीन है, जहाँ पे ख़वातीन को तकरीबन वो 0 है, शराजा नहीं मिलती है, नहीं मिलती है ना। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि बाकी मुस्लिम ममालिक में क्या हो रहा है। ये जो है ये हम सबका इज्तिमाई कोई मसला है या ये हम इसमें ख़ास हैं? हम इसमें थोड़े से ख़ास हैं, पाकिस्तान काफ़ी सारी चीज़ों में थोड़ा ख़ास है जी। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अब सिंपल चीज़ें, मैरिटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। मैरिटल प्रॉपर्टी मतलब? मैरिटल प्रॉपर्टी मतलब अगर किसी खातून ने अपने हस्बैंड के साथ पूरी ज़िंदगी बिताई है, प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे है, जिस घर में वो पूरी ज़िंदगी अपने 25, 30, 40 साल रही है, उसने बच्चे पाले हैं, उसने अपनी नौकरी छोड़ के हस्बैंड के लिए सारी ज़िंदगी खाना बनाया है, जब हस्बैंड उसको डिवोर्स दे दे 50 साल के बाद, 40 साल गए, उस प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान उसको एज अ राइट रिकॉग्नाइज नहीं करता।
अगर बाहर मुल्कों में होता है, जैसे हम इंडोनेशिया की मिसाल ले लें। अच्छा। इंडोनेशिया ने एक बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ है उनके पास कि शादी के बाद जो भी प्रॉपर्टी ली जाएगी, मैरिटल प्रॉपर्टी, उसमें दोनों का 50-50% हिस्सा होगा ऑटोमेटिकली। वेस्ट में भी डिवोर्स के बाद जो है प्रॉपर्टी के एसेट्स डिवॉल्व होते हैं, चाहे किसने भी प्रॉपर्टी खरीदी हो। तो ये वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में, टर्की में, मलेशिया में इस पे कानून साजी हो रही है, मैरिटल प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन हमारा मसला कानून साजी का नहीं जो है, मेरा ख्याल है जो मरने वाले साहब या साहिबा, उनका भी कसूर मुझे लगता है, इसलिए कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे ब्लैक एंड वाइट लिख जाएं कि ये मेरे वर्सा हैं और इसको ये जाएगा, इसको ये जाएगा, तो मामला तो तब भी उलझेगा, लेकिन 80% हल हो जाएगा। नहीं, उसके बाद क्यों उलझेगा? ऐसा लोग क्यों नहीं करते, या उन्हें ये लगता है कि कल थोड़ी मरना है? जी क्या होता है? मैं सारे अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ ये कि प्रॉपर्टी गिफ्ट कर जाएं अपने बच्चों को। गिफ्ट में जी कोई इस पे टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है। सेल परचेज में अलग से आपको टैक्स देना पड़ता है, और वो सारे मसलों से निकल जाएंगे। किसी को 10 रुपये आप अभी दे दें, या किसी को 30 साल बाद आप जाके उससे ज्यादा पैसे दें, उसको 10 रुपये की अभी ज्यादा जरूरत है। मुझे तो आज चाहिए। ये जो गिफ्ट करना है या वसीयत लिखवाना एक ही बात है? नहीं, वसीयत इज डिफरेंट। वसीयत विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द डेथ। लेकिन वसीयत चैलेंज भी तो हो सकती है ना? वसीयत चैलेंज भी हो सकती है। लिखी हुई सर, स्टैम्प पेपर गिफ्ट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को, वसीयत की जो आप सोच रहे हैं वो चैलेंज नहीं हो सकती। नहीं। और गिफ्ट के 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जब भी किसी को भी किसी से प्रॉपर्टी गिफ्ट करवानी हो, डोनर गिफ्ट दे रहा है और डोनी गिफ्ट एक्सेप्ट करे और उसकी पोजेशन उसको दे। पोजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मसला आता है ना, क्योंकि देखिए अब बंदा शकी तो होता है, ठीक है। अब सबकी कोई बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। अब फर्ज करें कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने एक बेटे को, कि फर्ज करें मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक चाह रहा हूँ कि मैं अपना जो घर है वो मैं एक बेटे को गिफ्ट कर दूं। अब अगर मैंने पोजेशन भी देनी है तो मुझे ये डर होगा कि यार ये मुझे ना निकाल, जो कि होता है बहुत वैलिड सवाल है। इसमें मैं आपको बहुत एक टेक्निकल इसका हल बताता हूँ जो यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट होता। आप गिफ्ट कर दें बेटे को और ट्रस्ट पे, लाइफ इंटरेस्ट पे अपने आप को वहाँ रहने की इजाजत दें। अच्छा, एक और केस। अब यार बंदा का कोर्ट ही नहीं आ रहा 3 साल जी, क्या बात करें कानून वानून। और इनकी हक महर की अमाउंट भी कोई ज्यादा नहीं थी इतनी। मतलब हक महर की अमाउंट और जो ये जहेज का सामान लेके आई थी, कुल मिला के उसकी 4-5 लाख रुपए आज के हिसाब से अगर वैल्यू मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फर्ज करें कि इस तरह के 100 केसेस हैं जी, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10% सरफेस पे आते होंगे, रिकॉर्ड की सतह पे या अदालत की सतह पे। 90% तो 4 दीवारी में दफन हो जाए। बिल्कुल अनरिपोर्टेड बिल्कुल ऐसा ही है। आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएँ, आप वहाँ पे किसी भी फैमिली कोर्ट में बाहर खड़ी इंतज़ार करी हुई ख़वातीन से, ज़रा खातून से आप पूछ लें, उनसे इंटरव्यू ले लें, आपको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो लोग आते नहीं हैं डिफेंडेंट, एक सिविल प्रोसीजर में मैं एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ पे जिसमें कानून को चेंज होने की ज़रूरत है। इसको कहते हैं सर्विस। मतलब आपने केस दाखिल किया, अब उस केस में सबसे पहले डिफेंडेंट को नोटिसेस होंगे, उसमें आपका 1 से 2 महीने आराम से हो जाते हैं। नोटिसेस के बाद भी वो नहीं आता, वो जब वकील के पास जाता है, वकील उसको एडवाइस करता है कि अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब्र करें, अभी बहुत टाइम है, जब कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला सुना सकती है, बहुत टाइम है। उसके बाद आप करवाएं पेस्टिंग, मतलब उसके घर के बाहर जो है वो नोटिस पेस्ट होता है 2 विटनेसेस की मौजूदगी में, उसमें 1.5-2 महीने और आपके चले गए। उसके बाद आता है जी पब्लिकेशन, अखबार में इश्तिहार जाएगा। अखबार में इश्तिहार जाने के बाद इसमें भी आपके 1-1.5 महीने आराम से निकल गए। उसके बाद कानून में इजाज़त है कि 30 दिन का कानून टाइम देगा, वो अपना रिटन जवाब जो है, लिखा हुआ जवाब दाखिल करवाएगा कि उसकी क्या प्ली है जो उसके खिलाफ केस है, और उसके बाद जो है कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुना सकता है अगर उसने जवाब नहीं दाखिल और इस वक्त तक कितना टाइम गुजर गया? इस वक्त तक आपके 6-7 महीने आराम से गुजर चुके। अगर आप लकी हैं तो, अगर आप लकी हैं। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट जमा करवाते हमने खुद 1.5 साल का टाइम सिर्फ रिटन स्टेटमेंट जमा करवाते हुए 1.5 साल और कभी कभी 2 साल भी हो जाते हैं कि रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा हुई भी होती।
रिटन स्टेटमेंट जमा होगी तो फिर आगे केस चलेगा। अभी तो गवाहियों की वो तो वहाँ तक तो हमारी नहीं, वहाँ तक तो बात अभी। आप सोचे ना कितना कोई इंसेंटिव भी नहीं है ना कि आप रोज जाएं धक्के खाएं। हाँ। और ये औरत कैसे करे, तो अच्छा, वो भी जो घरेलू औरत है जी, अब उसको हर डेट पे अपने वकील को बोलना है कि आप नोटिसेस करवाएं, फिर वो उससे पैसे लेता है कि नोटिसेस करवाने, उसके बाद पेस्टिंग करवानी है। अब पेस्टिंग में कोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है कि जो कंप्लेनेंट है, जो प्लेंटिफ है, वो 2 विटनेसेस देगा, वो अपना CNIC लेके आएंगे, उसके घर पे जाके पेस्टिंग करवा के आएंगे। ये प्रैक्टिकल। अच्छा ये बताएं, जैसे अभी हमने ये भी जो केस देखा, लॉ में तो शायद ये है कि अगर कोई जानबूझकर खातून को, बहन है, बीवी है, माँ है, उनको डिनाई कर रहा है वरासत में, तो उसकी सज़ा है 10 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना भी है। बिल्कुल। ये आपके एक्सपीरियंस में, फैसला हो जाए तो, हाँ, आपके एक्सपीरियंस में कभी ये हुआ है, किसी ने पे किया? मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि ये एक रिसेंट लॉ में अमेंडमेंट थी, बहुत सारे लोग तो उनको इसका इल्म नहीं है कि ये एक पाकिस्तान पीनल कोड में अब ऑफेंस बन चुका है और इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि एक ऐसा कानून भी है कि अगर किसी ने किसी पे झूठा मुकदमा दायर किया है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 250 के तहत कोर्ट जो है, जो इसके जो कंप्लेनेंट है, अगर उसको कोई एक्सपेंस हुआ है या उसके ऊपर कोई उसको नुकसान हुआ है तो कोर्ट कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है, और अगर झूठा केस दाखिल करवाया तो कंप्लेनेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। ये दोनों चीजें लोग जाते ही नहीं है ना, इसमें नहीं जाते। वो जब जान छूट जाती है झूठे मुकदमे से तो आप कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र है, बस छोड़ दो। तो ये आपके एक्सपीरियंस में कभी किसी कोई जुर्माना या जेल नहीं हुई है? कोई, मुझे बहुत कम मैंने केसेस देखे हैं, और जो करते हैं उनको। मेरे वालिद साहब खुद वकील थे, वो हमेशा जब दवा देना चाहते थे, मैंने अक्सर ये बात की, वो कहते थे अल्लाह आपको डॉक्टर और वकीलों से दूर रखे। तो एक वजह तो थी ना इसके पीछे। अब एक बात मुझे बताएं, अब थोड़ा सा शायद मासूमाना सा सवाल है जी, ये जो सारी है लूप होल्स और डिले टैक्टिक्स और सारी चीज़ें कोई आज की तो नहीं है, तो दहाइयों से बिल्कुल चलती आ रही हैं। बिल्कुल। कोर्ट्स बहुत चीज़ों पे नोटिस लेते हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ शायद इतनी अच्छी नहीं। कभी इस चीज़ पर गौर किया गया है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, कि यार देखो भाई, मतलब वैसे तो हम हड़ताल कर लेते हैं, हम रोडों पे निकल जाते हैं, कभी कभी तो हम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर भी हमला कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आखिरकार गैरत का मसला है। ये जो है, इस पर कभी कोई बहस हुई है, कोई डिबेट हुई है? इस मुल्क के सारे तबकात मुत्तफिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसे ही रहने दो। वकीलों में भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों पे शायद होंगे, हम बहस करना भी नहीं चाहते। ऐसा ही है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम नहीं जाना चाहते, हमारे भी कुछ इंटरेस्ट उससे मुंसलिक होंगे। अब मैंने 10 केसेस लिए हुए हैं, एक दिन में मेरे 10 केसेस लगे हुए हैं, और एक कोर्ट ने बोल दिया जी कि बसाम साहब आज नहीं आएंगे तो मैं उनका केस डिसमिस कोर्ट कर देगी, हम नहीं जानते। तो मुझे भी तो कोई रास्ता चाहिए ना, मुझे भी तो एडजमेंट का सहारा चाहिए, मुझे भी तो किसी और अपने एसोसिएट कोलीग को भेजना है कि बसाम साहब आज कहीं और बिजी हैं, बड़े वकील हैं, उनके पास काफ़ी सारे केसेस हैं, आज इस कोर्ट में नहीं आ सकते, आप एक तारीख दे दें। तो अब देखें, ये तो हमने सारा जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है, ठीक है ना। क्या करना क्या है, किस तरह से ये हाउ विल इट चेंज? हमें आपने कहा लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिस्टम आपका ख़राब है, ठीक है, ख़वातीन में आगाही भी नहीं है और इतना डिसइंसेंटिव है कि वो आवाज़ ना उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि इंसाफ मिलने के चांसेस बहुत कम है। सो अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड तो इसका है कि जो पहले कवानीन बने हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी और कानून सेम होना चाहिए। इसमें जो भी चीज़ हम कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट को एफर्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, FIR का कानून है, सेक्शन 154 CRPC, कोई भी मुद्दई जाके एक कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो FIR काटनी है। अब कोई गरीब जाए और बिना पैसे दिए FIR कटवा के दिखा दे, ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है FIR कटवाना, नहीं हो सकती। सवाल ये है कि हमारी जो आई डोंट नो सियासी पार्टीज़ हैं, कभी किसी ने इस पे कोई बात भी नहीं की होगी ना, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं जी, बातें होती भी हैं तो कोई और इम्पोर्टेंट इशू जो है वो सामने आ जाता है, कोई सियासी इशू, और ये बातें अक्सर जो है दब जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसी NGOs हैं जो इस पे बहुत काम कर रही हैं, जैसे कि लीगल एड सोसाइटी जो है, इनका एक प्रोजेक्ट है सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर। उसमें इनकी प्रोसिक्यूटर्स और आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, रेप और सेक्सुअल वायलेंस केसेस के, और जजेस, इनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जॉइंट ट्रेनिंग्स अभी। और इसमें रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं सिंध के अंदर,
ठीक है, सिंध के और पाकिस्तान के अंदर। जैसे एंटी रेप एक्ट आया 2021 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर और प्रोग्रेसिव इन्होंने रेप और सेक्सुअल वायलेंस के कवानीन में चेंजेस किए हैं। उसी की वजह से फिर हमने अपनी एक पर्सनल स्टडी की है, बिकॉज लीगल एड सोसाइटी जो है सेक्सुअल वायलेंस के प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर हमने विद इन 12 मंथ्स 4 रेप कन्विक्शंस करवाई हैं कराची में। Really? यस तो अब जब हम उस पर फिर अब इस पर हम एनालिसिस और रिसर्च भी करते हैं, जब हम इसको देखते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग करवाई है उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी इस चीज़ों का फ़ायदा हो रहा होता है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए प्रोसिक्यूटर्स के लिए एक अलग कमरा है जिसमें वो रेप विक्टिम्स और सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम्स को रख के उनकी तैयारी करवा सकते हैं। और ये बहुत पुरानी डिमांड है। ये बहुत पुरानी डिमांड। अच्छा, नहीं तो मेरा जो सवाल था कि जब हम पॉलिटिशियंस को सबको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये बात आप कह रहे हैं कि यहाँ सिंध में इन्होंने जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की है उसका थोड़ा बहुत कहीं पे असर देखने में आ रहा है। बिल्कुल, और कुछ पॉलिटिशियंस भी, क्योंकि कोई भी काम हम सिंध गवर्नमेंट के बगैर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि अगर कमरा भी बनवाना है कोर्ट में तो वो थ्रू हाई कोर्ट, एंड अगर कोई लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी या कोई और मिनिस्ट्री, तो उसकी हेल्प हमें ज़रूर लेनी पड़ेगी। अभी सिंध का ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कर रहा है कि वो लोगों को प्रो बोनो केसेस के लिए काफ़ी हेल्प करे यहाँ के अंदर, सिंध के अंदर। तो इस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ज़रिए बहुत सारे काम जो है सिंध में होना शुरू हुए हैं और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी होना शुरू हुए हैं। पंजाब में क्या सिचुएशन है? सबसे ज़्यादा आबादी आपकी वहाँ पर है, ये क्राइम सबसे ज़्यादा वहाँ से भी रिपोर्ट होते हैं। मैं कहूँगा कि अगर हम बात करें तो सिंध इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, जहाँ पे सबसे पहले कानून साजी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे एंटी रेप एक्ट में है कि अब जो रेप की इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनेगा, वो सबसे पहले सिंध में बन रहा है, पंजाब में अभी तक नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी सारे लॉज हैं। अब सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यहाँ पे 18 साल से कम की लड़की की शादी नहीं हो सकती, पंजाब में ये एक्ट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक मशहूर वीडियो भी था, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस, मैं अब इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा मशहूर वीडियो भी था, मेरा ख्याल है कि वो केपी का ही था शायद, जिसमें वो 2 भाई हैं और वो अपनी वालदा को बाकायदा पीटते हैं। आपको याद है? बिल्कुल। एक बहन को उन्होंने बरसों कैद में रखा। ये भी था। वो कहाँ का था? वो भी वहीं का था। ऐसे एरियाज में देखें, कोर्ट्स तो वैसे ही उतनी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन वहाँ पे नहीं है। फिर जिरगा सिस्टम, वो पैरेलल सिस्टम बहुत चलाते हैं, तो उनमें अगर कोई जिरगा सिस्टम को एक्सेप्ट ना करे तो उसको सोसाइटी से बाहर कर देते हैं, फिर उसकी लाइफ उस एरिया में ख़त्म है। तो मतलब आप कोर्ट से जितने ऑर्डर ले आए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, जिसने कोई 8 मरले या 10 मरले का मकान छोड़ा और उसके 4-5 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा जो है वो हक गसब कर ले, तो वो तो बात समझ में आती है कि यार 8 मरले में क्या आप वरसा को क्या देंगे और क्या नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये बताइए, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिसकी जितनी बड़ी अमलाक है उसके यहाँ ख़ानदान की औरतों से ज़्यादती का मैग्नीट्यूड भी उतना ही बड़ा है? बताए प्रैक्टिस में तो ये एक्चुअली सामने आता है कि जितनी बड़ी फैमिली है, नहीं होना चाहिए ना कि इतनी ज़्यादा ले जाओ। जितनी बड़ी फैमिली, और इसमें थोड़ा सा मैंने देखा है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड फैमिलीज हैं वो इतना नहीं इशू की, जो अवेयर हैं, जिनको सारी वर्ल्ड उसका पता है। लेकिन जो ऐसी फैमिलीज़ हैं, जो बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं जिसमें शऊर उस तरह का नहीं है, उसमें बहुत सारी इस चीज़ में से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। और अक्सर कर जो मैं कहता हूँ कि लॉ एंड प्रैक्टिस जो डिफरेंट है, ताहिरा सुल्ताना वाले केस के अंदर एक बड़ा इशू ये था कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसमें बहुत अरसा तो कोर्ट में मामला इस चीज़ पे फंसा रहा कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स से 4 किताबें, अब वो किताबें क्या एक एक करके सबको बांट दें या ऑक्शन करके सबको दें, है छोटी सी बात, लेकिन इस पे आप केस तो लंबा चल सकता है। तो थोड़ी सी लीगल स्ट्रेटजी भी आपको शुरू से ही बेहतर बनानी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर जल्दी मिल रही है तो आई थिंक यू शुड लेट गो जो फंसने वाली। जो भी मिसाल भी देख रहे थे उसमें वो जो सास है ना, हाँ, वो कहती है बहू को कि जी तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें क्या ऐसा चाहिए, भाई से शादी कर लो। सो जो हमारा सिस्टम है उसमें इनवेरिएबली वुमेन आल्सो, नहीं बिल्कुल ऐसा ही दे प्ले एन एक्टिव पार्ट। ऐसा ही है। देखिए, एक तो ये कानून की हम बात करें, हम कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मुआशरे में जो मसले हैं वो तो एक अलग ही गेम है ना।
हालांकि वो भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी। जी बात तो सही, ऐसे ही। बात तो सही। अच्छा, ये जो इनहेरिटेंस के कवानीन है, इसमें चले मैं मर्द हूँ, ताकतवर हूँ, मैंने अपनी बहन का या माँ का या बीवी का हक गस्ब कर लिया। औरतें कितनी हेल्पफुल होती हैं इस ज्यादती को परपिचुएट करने में घर की। देखें, अगर उसमें जो बेटा नहीं, थेरी पे नहीं, आपके सामने कोई अगर मिसालें आई हों प्रैक्टिकल, तो कोई एक आध मिसाल दे दें। कोई भी सास जो है अपनी बहू को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती। इट्स एज सिंपल एज दैट। एज सिंपल एज आप मेरे सामने कोई सास ले आए, बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वो अगर कह दे कि मैं अपनी बहू को मेरे बेटे की डेथ के बाद या आप व्हाटएवर, बेहोश हो जाएंगे। मैं बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, जो है सो है बात। जो है सो है, जो है जो है सो है। इसी पॉजिटिव, थैंक यू, पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव नोट पे जाहिर है कि ये वो मसला है कि जो जाहिर है एक प्रोग्राम 25 साल में नहीं हल होता, 80 साल में नहीं हल होता, तो ये 35-40 मिनट में क्या हल होगा। बहरहाल ये कि हाँ, कुछ पॉजिटिव अगर बात के लिए, जो हमारे पास जो केसेस आते हैं जो क्विक जिसमें रेमेडी हम दे सकते हैं, जैसे खुला और मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी, बच्चों की मेंटेनेंस, ये हर फादर पे फ़र्ज है, चाहे वो डिवोर्स है या सेपरेटेड है। उसके केसेस भी हमारे पास बहुत आते हैं, उसमें थोड़ी क्विक रेमेडी मिल जाती है। और मोर देन 75% फेवरेबल केसेस हैं जो लीगल एड सोसाइटी ने किए हैं। एंड एट अ टाइम वी हैव अबाउट 50 केसेस जो पेंडिंग होते हैं और हर महीने डिस्पोज ऑफ होते चले कुछ जाते तो हैं। बेहतर है। अच्छा, आप जो केसेस लेते हैं मुफ्त लेते हैं? मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब ये कि किसी को हेल्प चाहिए, मशवरा करना है, तो लीगल एड सोसाइटी। लीगल एड सोसाइटी, और अगर किसी को सिर्फ लीगल एडवाइस भी चाहिए तो हमारा एक स्लैक है, सिंध लीगल एड एडवाइजरी सेंटर, उसमें वो कॉल करके सारी आप इंफॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। मेरा ख्याल है शुरुआत यही है कि पहले आगाही भी आ जाए, पहले मेरा ख्याल है, और फिर अगर आपको मशवरा मिल रहा है कि नहीं आपका हक बनता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको टेकअप करें। ठीक है, क्लोज कर दें। बिस्साम अली डायरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, और कम से कम ये है कि इसकी मसले की ABCD हमें समझने में आपके ज़रिए मदद मिली है। आगे उनकी किस्मत और हमारी किस्मत। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।